वेलकम टू ARS चैनल गाइस। आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू का कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। लास्ट वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्लीट कर लिया था सिंपल एपिथेलियम, उसके टाइप्स सब देख लिया था। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कुबॉइडल, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड। अब जाकर लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं लास्ट वाला वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट बात, हम 2 दिन बाद लाइव लेक्चर लेने वाले हैं। मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी कि हम लाइव लेक्चर किस टाइम पे लेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि आप किस टाइम पे फ्री रहते हैं और किस टाइम पे लाइव लेक्चर लेना। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर से बना होता है। किससे बना होता है? मल्टी मतलब 2 या 2 से ज्यादा, मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, एक लेयर, ओके, सेकेंड लेयर, ओके, थर्ड, ऐसे करके मल्टी लेयर से बना होता है। उसको हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड एपिथेलियम है। कैसा एपिथेलियम है? और सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बना होता है। ये डिफरेंस है। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। हमारी स्किन है ना, कंपाउंड एपिथेलियम से बनी है। किससे बनी है? कंपाउंड एपिथेलियम से बनी है। और ये क्या काम करती है? ये प्रोटेक्शन करती है ना मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब फॉर एग्जांपल इसको कोई चोट लग जाए, कहीं पे हाथ लग जाए जोर से, तो अंदर के टिश्यू को डैमेज होने नहीं देती है ना। और केमिकल, जैसे इस पर कोई केमिकल गिर गया तो डायरेक्ट टिश्यू डैमेज नहीं होता है, केमिकल स्ट्रेस से भी सेव करती है। ठीक है, हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम है ना, 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना, वो ये दोनों टाइप किस वजह से डिवाइड है ये समझ लो। तो ये दोनों टाइप है ना, इनकी स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिक, पता है आपको? इलास्टिक को हम खींचते हैं, तो जो चीज़ खींचती है ना, जो वाला टिश्यू खींचता है, उसमें खिंचावट होती है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जो टिश्यू में खिंचावट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशन एपिथेलियम को यूरेथेलियम भी बोलते हैं, और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के फर्दर 3 टाइप है। चलो आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ गया। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम का मैंने जैसे बताया प्रोटेक्शन का काम करता है, अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है। और हर एपिथेलियम के नीचे जो लेयर लाइक प्रेजेंट होती है, उसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और मल्टी लेयर होता है कंपाउंड एपिथेलियम। हाँ, इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में। फॉर एग्जाम्पल, हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर लिमिटेड स्वेटिंग होती है ना, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कोई किसी को डिजीज होता है अलग बात, ऐसा तो नहीं होता है कि यार पूरा पूरा इंसान पानी में ही नहा गया है नॉर्मली भी, बिना कुछ काम करे, है ना। जैसे हमारे इंटेस्टाइन, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में मुकस बार बार सिक्रेट होता रहता है, कंसिस्टेंसी से सिक्रेट होता रहता है, ऐसे तो नहीं करती है ना हमारी स्किन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्किन कंपाउंड एपिथेलियम में, इसलिए जो कंपाउंड एपिथेलियल है उसका लिमिटेड रोल है सिक्रीशन में। अब देखो, अब जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट है एपिथेलियम, ऐसा तो नहीं है मतलब स्किन उसकी तरह तो नहीं है कि हमने इस पर कुछ भी रख दिया और इतना अब्सॉर्ब करेगी। नहीं, एक लिमिट में अब्सॉर्ब करेगी। चाहे हम मॉइस्चराइजर लगा ले, सीरम लगा ले, कुछ भी लगा ले, एक लिमिट में अब्सॉर्ब करेगी। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एकदम पूरा पानी, जैसे पानी पिया तो एकदम से उसको पूरे को अब्सॉर्ब करता है ना, फिर किडनी में जाकर फिल्टर होकर यूरिन बनता है। तो मतलब कितना अब्सॉर्ब किया। ऐसे हमें 1 गिलास पानी डाल दो, अपने हाथ के ऊपर 1 गिलास पानी डाल दो, तो क्या पूरा पानी पी लेगी स्किन? नहीं पिएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड रोल है सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में किसका? कंपाउंड एपिथेलियम। तो किस बेसिस पे हमने कंपाउंड एपिथेलियम को डिवाइड किया है? इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि इसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी क्या है। लिमिटेड रोल, पहले रिवाइज करो फटाफट। लिमिटेड रोल किसमें? सिक्रीशन में और अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन करती है किसके अगेंस्ट? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। हाँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होता है, मतलब इसमें खिंचावट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने इलास्टिक देखा है, देखो ये खिंच रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशनल है। और अगर कोई ऐसा आप लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा कपड़ा जो नहीं खिंच रहा है, तो वो कैसा है? वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। तो ये ट्रांजिशनल का मतलब जिसमें जो स्ट्रेच हो सकता है, जैसे कोई कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, ये है ना,
ऐसे करके। अब मैं इसको स्ट्रेच कर सकती हूँ, तो ट्रांजिशनल है। और ये इसी को देख लो, ये स्ट्रेच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। समझ गए, समझ गए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी बोलते हैं। यूरोथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम को क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरोथेलियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो अपन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर के बेसिस पे। मतलब ये जो ऊपर की रेड कलर से आपको लेयर दिख रही है ना, इसकी बेसिस पर। अगर ऊपर की लेयर ये वाली है, स्क्वैमस है, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ऊपर की लेयर कुबॉइडल है, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम। अगर ऊपर की लेयर ये कॉलमनार है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि नॉन स्ट्रेचेबल है। ये तीनों नॉन स्ट्रेचेबल है। ये वाला स्ट्रेचेबल है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल है। और किसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि स्क्वैमस कुबॉइडल या कॉलमनार स्ट्रैटिफाइड है? सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं। अगर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। लाइव लेक्चर लेंगे हम। लाइव लेक्चर कब है? लाइव लेक्चर 2 दिन बाद होगा। आप मुझे टाइम बता देना, आपको कौन सा टाइम सूट करता है, उस हिसाब से लेंगे। जिसमें हम कवर करेंगे सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, और ये इंटरसेलुलर जंक्शन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये सब कुछ। ओरिजिन ऑफ एंडोडर्म, ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम कवर करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे। MCQs सब कुछ देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप आराम से आके लाइव लेक्चर में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे हमने पहले देखे था ना एपिथेलियम का स्ट्रक्चर, कि ब्लड वेसल्स एपिथेलियम तक नहीं पहुंच सकती। तो यह बात चाहे सिंपल एपिथेलियम हो, कंपाउंड एपिथेलियम हो, सब पर लागू करती है। क्या ब्लड वेसल्स बेसमेंट के नीचे ही रुक जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू नहीं पहुंच सकता एपिथेलियल के पास। ठीक है, इतना समझ गए। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सबको पता है। अब ये कंपाउंड में 3 लेयर होती है। इनर, जो अंदर की लेयर होती है, नहीं तो कुबॉइडल सेल से बनी होगी, नहीं तो कॉलमनार सेल से बनी होगी। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनर लेयर कंपाउंड एपिथेलियम की स्क्वैमस सेल से बनी है या नहीं बनी है। तो आप नीट में कौन सा इस नीट में तो नहीं पूछा जाएगा, नीट में ऐसा पूछा जाएगा कि इनर लेयर इज मेड अप ऑफ विच एपिथेलियम। ऑप्शन आएगा सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस और कॉलमनार और कुबॉइडल। सो यू विल से मे बी या फिर बोथ कुबॉइडल या कॉलमनार। तो आप चौथा ऑप्शन पे क्लिक करके क्या बताएंगे? कुबॉइडल या कॉलमनार से बनी हो सकती है। ऐसे ही मिडल लेयर पॉलीहेड्रल सेल से बनी हो सकती है, नहीं तो पॉलीगोनल सेल से बनी हो सकती है। और जो अपर लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर है, नहीं तो स्क्वैमस से बनी होगी, नहीं तो कुबॉइडल से बनी होगी, नहीं तो कॉलमनार से बनी होगी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये ऐसा क्यों लिखा है? ये लेस इज चेंजेबल कंपेयर टू अपर लेयर। तो अब देखो, अब हम किसी भी लाइक हम इलास्टिक पता है उसको खींच रहे हैं फॉर एग्जांपल, ऐसा लो। तो इसमें क्या हो रहा है पता है? इसमें ट्रांजिशनल की बात हो रही है। मैं दिखाती हूँ। जो ट्रांजिशनल की ऊपर की लेयर है, जो ट्रांजिशनल की ऊपर की लेयर है, ये ज़्यादा खींचती है, ये ज़्यादा खींचती है इसके नीचे की लेयर्स के कंपेयर में। ऊपर की लेयर ज़्यादा स्ट्रेच होती है, और ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होती है। ये ऊपर की लेयर हो गई, ये नीचे की लेयर हो गई, है ना। तो ये वाली लेयर इससे कम स्ट्रेच होगी, ये वाली लेयर इससे कम स्ट्रेच होगी, और ये ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मतलब इतनी चेंज हो जाएगी कि ये पहले डॉम शेप की दिख रही थी, अब ये इतनी चेंज हो गई कि ये है ना पतली लेयर हो गई। यहाँ से ये ऐसे ट्रांसफ़र हो गई। पहले डॉम शेप की दिख रही थी, जब वो एकदम रिलैक्स रेस्टिंग स्टेट में थी, तो हमने ऊपर की लेयर को देखा तो वो ऐसी थी। मगर जब उसको स्ट्रेच हो गया, यूरिन भर गया, फॉर एग्जाम्पल यूरिन जब फिल हो जाता है अपने यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसी में प्रेजेंट है ना, तो यूरिन जब फिल हो जाता है, जो डॉम शेप में थी पहले, जो डॉम शेप में थी, वो अब कैसे शेप में आ गई? अब वो फ्लैट हो गई, चपटी।
तो सबसे ज़्यादा कौन सी लेयर चेंज हुई? सबसे ज़्यादा चेंज हुई अपर लेयर। सो इसलिए ट्रांजिशनल के लिए इधर छोटा सा बताया गया है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो ऊपर की लेयर है, आउटर अपर जो है वो चेंजेबल, ज़्यादा चेंज होती है, और नीचे की चेंज तो होती है मगर इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, और ये जो सबसे नीचे की सबसे कम होती है। ठीक है, अपर लेयर के कंपैरिजन में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूरोथेलियम? क्योंकि प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर में। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल है, इसलिए तो जब यूरिन नहीं होता है, यूरिन फिल नहीं है, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में, तो जो ब्लैडर है ना इतना सा हो जाएगा। देखो जल्दी से देखो, हाँ, वो जो ब्लैडर है वो इतना सा है। हाँ, और जैसे यूरिन फिल हो गया तो ब्लैडर का साइज अकॉर्डिंग टू कि कितना यूरिन फिल हुआ, अगर ज़्यादा यूरिन फिल हुआ तो ब्लैडर का साइज बढ़ेगा। कैसे बढ़ा? ये स्ट्रेचेबल है, इसमें कुछ खिंचावट वाले टिश्यूज प्रेजेंट है, इसलिए तो कुछ खिंचावट हुई ना, खिंचावट की वजह से बढ़ा ना। अगर ये स्ट्रेचेबल नहीं होता तो क्या होता? फिर ब्लैडर फट जाता, जो ब्लैडर है वो फट जाता। ओके, स्ट्रेचेबल है। अगर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करो। रेस्टिंग कंडीशन, जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तब थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि मैं बताती हूँ आपको। देखो, जब सेल्स, जब ये टिश्यू, जब हमने एक टिश्यू कट किया इसका, और टिश्यू कट करके हमने अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो हमने ये देखा कि जब सेल रेस्ट पर है, कुछ काम नहीं कर रहा है, रेस्टिंग है। हाँ, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल सबसे नीचे जो सेल्स के कंपाउंड ये मल्टी लेयर के सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, तो हमने देखा रेस्टिंग में ये अपीयर है, मतलब ये दिखाई दे रही है। मगर जैसे यूरिन भर गया या जैसे स्ट्रेच कर दिया टिश्यू को, तो हमने देखा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई स्ट्रेच करने पर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई। डिसअपीयर होना मतलब ये नहीं कि वो टूट गई, डिसअपीयर होना मतलब वो मौजूद है, इट इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं दे रही है कुछ टाइम के लिए। ओके, जैसे यूरिनेशन के बाद में जब ब्लैडर फिर से श्रिंक हो जाएगा, अपनी पुरानी कंडीशन पे आ जाएगा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगी। समझ गए? रेस्टिंग कंडीशन, थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन पे क्या है? रेस्टिंग कंडीशंस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर अपीयर है। कैसी है? प्रेजेंट तो है ही है, खत्म तो कभी भी नहीं होगी, और अपीयर है, बोले तो वो दिखाई दे रही है। समझ गए? हाँ, समझ गए। नेक्स्ट देखो, ऑन स्ट्रेचिंग, जब इसी वाले हमने एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को स्ट्रेच करके देखा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, मतलब दिखाई नहीं दे रही है, प्रेजेंट है मगर दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट, 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कितने लेयर से बना है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम में 4 से 6 सेल प्रेजेंट है, लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कैसे प्रेजेंट है, क्या है। जब रेस्टिंग में है तो रेस्टिंग में आप क्या देख रहे हैं? ऑल सेल्स। अब कोई भी चीज़ रेस्ट पे, अब देखो, अब ये जो है ना, ये एपिथेलियम रेस्ट पर है, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब जैसा हमारी यूरिनरी ब्लैडर है ना, छोटा का छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ, तो रेस्ट पे क्या है? जो ऑल द सेल्स, सारे सेल्स का शेप दिख रहा है, पता चल रहा है, अच्छा ये क्यूबॉइडल है, अच्छा इसके ऊपर पॉलीगोनल है, अच्छा इसके ऊपर स्क्वामस है या क्यूबॉइडल है, जो भी शेप्स है वो सब दिखाई दे रहे। तो ये कब दिखाई दे रहे हैं? आपको पूछा जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कब दिखाई दे रहे हैं? रेस्टिंग स्टेज में। क्या हो रहा है रेस्टिंग स्टेज में? सेल्स अपीयर, ऑल लेयर्स, सारे लेयर्स के सेल्स
दिखाई दे रहे हैं। इसमें डिसअपियर नहीं हो जाएंगे मगर स्ट्रेच होने की वजह से इनका शेप समझने नहीं आएगा। इसमें डिसअपियर नहीं हो जाएंगे मगर स्ट्रेच होने की वजह से, खिंचावट आने की वजह से इनका शेप समझने नहीं आएगा। आई होप आपको समझ गया। नेक्स्ट देखो, जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो हमने ये देखा ये टिश्यू को स्ट्रेच होने के बाद कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। जो सबसे ऊपर की जो लेयर है ना वो 1 या 2 लेयर हो सकती है आउटर मोस्ट, ठीक है। और जो मिडल लेयर है ना वो 2 से 4 लेयर्स हो सकती है, ओके। और जो सबसे नीचे की इनर लेयर है ना वो 1 से 2 हो सकती है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। अब जल्दी से सुनो। हाँ, तो इतना बता, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना 4 से 6 लेयर्स से बना है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ऊपर की 1 से 2, बीच की 2 से 4 और सबसे अंदर की 1, ओके। चेंजेबल स्लाइटली। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं पता है, ये बोल रहे हैं कि जो सबसे अंदर की लेयर है ना वो स्लाइटली थोड़ा सा चेंज होती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती है इन लोगों के कंपैरिजन पे, ऊपर वालों के कंपैरिजन में। जब स्ट्रेच हो जाएगा ना, जब यूरिन भर जाएगा, जब यूरिन फिल हो जाएगा इसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर ऐसा हो जाएगा, तब जो है ना सबसे ज़्यादा जो शेप खराब होगा ना इसके आउटर मोस्ट लेयर का खराब होगा। आउटर मोस्ट लेयर का शेप खराब होगा। शेप खराब होना मतलब कि शेप चेंज होगा, चपटी हो जाएगी, वो समझने नहीं आएगा पहला इसका कौन सा शेप था, ओके। और अंदर की उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम वो होगी, ठीक है। ऑल सेल्स बिकम फ्लैटन, सारे सेल्स फ्लैट हो जाएंगे मगर सबसे ज़्यादा जो फ्लैट होगा अपर मोस्ट होगा। जो सबसे ऊपर की लेयर रहेगी वो ज़्यादा फ्लैट होगी। सारे सेल फ्लैट ही अपीयर होंगे मगर सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अपर पे, और उससे लेस इफेक्ट होगा मीडियम इफेक्ट होगा मिडल लेयर पे, और सबसे इनर वाली इन दोनों के कंपैरिजन में कम, पर सब हो जाएंगे चपटे। मगर ये ऐसी चपटी हो जाएगी कि समझना मुश्किल हो जाएगा। इसका शेप ऐसी हो जाएगी एकदम ऐसी, और पहले ऐसी थी, तो ऐसी हो जाएगी एकदम फ्लैट है, ठीक है। आउटर लेयर थिन कोटाइकल लाइन प्रेजेंट। अब देखो जो बाहर की लेयर है ना, ये बोल रहा है कि जो बाहर की लेयर है ना इस पे थीन एक पतली सी कोटाइकल लाइनिंग प्रेजेंट है। और वो क्यों प्रेजेंट है, देखो जो इसकी बाहर की लेयर है इसके अंदर एक थीन पतली सी कोटाइकल लाइनिंग प्रेजेंट है, ओके। तो ये लाइनिंग क्यों प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है वाटर प्रूफ बनाने के लिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम को। वाटर प्रूफ क्योंकि यूरिन फिल है, यूरिन लीक नहीं हो जाए, वो टिश्यू में से यूरिन लीक नहीं हो जाए, इसलिए आउटर लेयर जो सबसे बाहर की लेयर है उसके ऊपर थीन कोटाइकल लाइनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। आउटर लेयर पे क्या प्रेजेंट है, थीन कोटाइकल लाइनिंग प्रेजेंट है। सेल्स इंटरकनेक्ट है, सेल्स है ना इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, मतलब सेल्स कैसे जुड़े हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। तो हम जंक्शंस पढ़ते हैं, हम 3 टाइप के जंक्शंस पढ़ते हैं। अधेरिंग जंक्शंस आगे पढ़ेंगे हम, जिसको नहीं आता टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम पढ़ेंगे अधेरिंग जंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये वाला जंक्शन पढ़ेंगे गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन। ये तीनों अपनी एनसीईआरटी में दिए हुआ है। मगर इनके अलावा एक और जंक्शन होता है जिसका नाम है इंटर डिजिटेशन। तो ये इंटर डिजिटेशन में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और एक दूसरे में ना जैसे खांचे घुसरे ऐसे घुस जाती है ऐसे करके। तो हम ये वाले जंक्शन को बोलते हैं इंटर डिजिटेशन जंक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया और एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में ऐसे घुस गए, ये जंक्शन है, इसको बोलते हैं इंटर। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, हाँ, इंटर डिजिटेशन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाकर कहाँ पर गई है, साइटोप्लाज्म, आसपास के सेलों के साइटोप्लाज्म में एंटर कर देती है। समझ गए। आओ चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
कहाँ कहाँ प्रेजेंट है अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आइए थोड़ा डायग्राम के पास देखिए। तो अपनी जो किडनी है ना, किडनी का जो पेल्विस, रेनल पेल्विस वाला पार्ट है, जब हम किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे सारे पार्ट्स के बारे में। जिसको नहीं पता वो आगे देखे। ओके, सो देखो, रेनल पेल्विस वाला पार्ट होता है अपने किडनी के अंदर, है ना। और यूरेट्रा एक पाइप जैसा निकला होता है जो किडनी से लेकर यूरिन पहुंचाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, सो इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की ज़रूरत है और रेनल पेल्विस के अंदर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की ज़रूरत है। और इसमें तो छोटा सा मैंने डायग्राम कंपाउंड लाइक मल्टी लेयर का दिखा दिया है। और यूरिनरी ब्लैडर में तो ऑफ कोर्स नो डाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम की नीड है। ओके, डू यू गेट इट? आई होप यू गेट इट। तो इसी वजह से ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। क्योंकि जब यूरिन बन जाएगा तो रेनल पेल्विस में आएगा। कभी कभी ज़्यादा यूरिन बन गया तो ये जो रेनल पेल्विस है ये थोड़ा स्ट्रेच होगा ना, है ना, ताकि ज़्यादा यूरिन बन गया ये स्ट्रेच होगा। अब ज़्यादा यूरिन बन गया और ये मान लो ये स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम होता है, स्ट्रेच ही नहीं होता, तो क्या होता, फट जाता हमारा किडनी। तो किडनी नहीं फटे इसलिए इसमें ना स्ट्रेचेबिलिटी है, इसमें ईगो नहीं है, ये आराम से जैसा बोले वैसा कर लेता है। और ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो ये वाला टिश्यू फैल जाता है, ये रेनल पेल्विस अपना थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा लेता है। ऐसे यूरेटर में है, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर में है। ओके, अब यूरिन हमें पता चला ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब हम ये देखते हैं ये और कहाँ प्रेजेंट है। मेल का जो प्रोजिमल पार्ट होता है यूरेथ्रा का, मेल की यूरेथ्रा का जो प्रोजिमल ऊपर का पार्ट होता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट है, ताकि जब यूरिन ज़्यादा लाइक फील हो जाए, ज़्यादा भर जाए, तो ये जो है ना ये वाले जो ये वाला एरिया है ये एक्सपांड हो के यूरिन को कलेक्ट कर ले। ठीक है, आते हैं अब हम इधर। हाँ, सो जब यूरिन फिल हो गया तो आप देखो ये जब यूरिन फिल हुआ तो क्या हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, है ना, डायरेक्ट सेल्स दिख रहे, बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है मगर वो डिसअपियर हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा, जो सबसे नीचे की जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, वो कैसी हो गई है, वो थोड़ी एक्सपांड हो गई है, फैल गई, थोड़ी सी फ्लैट सी लग रही है। उससे ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा फ्लैट हमको ये वाली है। और सबसे ज़्यादा फ्लैट कौन सी लेयर हो, ये अपर मोस्ट। आई होप आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बहुत अच्छे से समझा और आप आई होप कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी से हम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लेट्स स्टार्ट अपना स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का फर्स्ट मॉडिफिकेशन, जो उसके अपर मोस्ट लेयर के सेल्स के शेप की वजह से है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये स्क्वैमस एपिथेलियम जो स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर एपिथेलियम है। मगर जो ये मल्टी लेयर एपिथेलियम जो इसकी सबसे ऊपर की लेयर है वो स्क्वैमस की है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, आइए देखते हैं। इनर मोस्ट जो सबसे अंदर की लेयर है ना, जो सबसे अंदर की लेयर है वो कुबॉइडल सेल से बनी है। कौन से सेल से बनी है, हाँ, और ये जो है ना ये सबसे अंदर की लेयर है, ये हाईली माइटोटिक है, मतलब कि ये डिवाइड करेगी, है ना। इधर देखो क्या मतलब है इसका, कि ये जो है ये हाईली माइटोटिक है, क्यूबॉइडल से बनी है। तो ये क्या करेगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी और यहाँ 2 सेल्स बना देगी। ठीक है, फिर ये वाली बना देगी, है ना। फिर ये सेल्स आगे जाएंगे, ये आगे सरकते जाएंगे सेल्स, फिर ये और सेल्स बना देगी। समझ गए, ये आगे के सेल्स बना रही है, पीछे की लेयर है होते हुए ये जो पुराने सेल्स है वो आगे सरकते जाएंगे, है ना। फिर ये और सेल्स बना देगी, फिर ये वाले सेल और आगे सरकेंगे। तो ये क्या कर रही है, ये माइटोसिस कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाईली माइटोटिक है, आगे की लेयर यही बनाने वाली। ठीक है, अभी माइटोटिक करने के लिए इसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन ले रही। कनेक्टिव टिश्यू में अपना क्या आ गया, जल्दी बोलो, क्या आ गया, ब्लड। ये ब्लड से न्यूट्रिशन ले रही है। किससे न्यूट्रिशन ले रही है, ब्लड से। जब न्यूट्रिशन है तभी तो वो डिवीजन करा रही है और माइटोटिक
करा रही है माइटोसिस, न्यूट्रिशन की वजह से करा रही है। तो ये कहाँ से न्यूट्रिशन ले रही है? कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन ले रही है। डिवाइड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड। अभी क्यों डिवाइड हो रही है? ताकि ये लेयर बना सके। डिवाइड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड। ये देखो डायग्राम में देखो, आ जाओ आगे। हाँ, तो देखो ये वाली जो सबसे इनर की लेयर है ना, इसको अपन जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं या फिर जर्मिनेटिवम लेयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? डिवाइड करके आगे के सेल बनाती, और डिवाइड होती है साल आगे से रखता और सेल बनते। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसने सबसे पहले बनाया होगा आउटर मोस्ट लेयर बनाई होगी, फिर उसके बाद उसके अंदर की लेयर बनाई है ना, इंटरमीडिएट बनाई, फिर उसके बाद उसने उसके अंदर की लेयर बनाई। समझ गए? तो ये ऐसे ऐसे करके जो सबसे पहले उसने बनाई वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, उसके बाद उसने बनाई वो उसके अंदर प्रेजेंट है, फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे करके बना रही है ये लेयर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये हॉर्नी लेयर क्या है ना, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। हॉर्नी लेयर किसको बोलते हैं बाबा? आई विल शो यू कि हॉर्नी लेयर किसको बोलते हैं। कम बैक गाइस। सो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ देखो, divide to form layer of stratified. I hope you get it. Therefore it called germinativum layer. What it called? Germinativum layer. Hope you get it. Okay, next guys, middle layer polygonal shape cells से बनी होती है, उसका शेप पॉलीगोनल जैसा होता है। इंटरकनेक्टेड विद डेस्मोसोम्स। हम आगे है ना कनेक्शंस पढ़ने वाले हैं। कनेक्शन मतलब इंटरजंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो डेस्मोसोम का मैं आगे ही बताऊंगी। बस मैं इतना बताती हूँ कि है ना, ये दो सेल के बीच का एक कनेक्शन होता है, हाँ, जो एक प्रोटीन से जुड़ा होता है। बस इतना समझ लो अभी के लिए। जब हम इंटरसेलुलर जंक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें अपन डेस्मोसोम को ऐसे ऐसे खोल के पूरे उसके पीसेस बारीक करके समझेंगे। हाँ, मिडल लेयर पॉलीगोनल सेल से बनी है, इंटरकनेक्टेड है। किससे इंटरकनेक्टेड है? डेस्मोसोम से, जो कि एक सीमेंटिंग जैसा होता है, अधेरिंग जंक्शन जोड़ के रखने वाला, जैसे सीमेंट होता है ना, ऐसे टाइप का जंक्शन होता है। प्रोवाइड रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। ये है ना ऐसे इसको जुड़े रखने में हेल्प कर रहा है। ये इसको है ना ऐसे करके जुड़े रहने में हेल्प कर रहा है। कौन सा जंक्शन? डेस्मोसोम। इसका दूसरा नाम है अधेरिंग जंक्शन। आई होप ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं इस तरीके से। ओके, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट गाइस, इंटरकनेक्टेड विद डेस्मोसोम प्रोवाइड रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेस्मोसोम्स। किसको? जब ये अच्छे से जुड़ी रहेंगी तभी तो ये, जैसे स्किन हमारी अधेरिंग जंक्शन इसमें प्रेजेंट है ना। तो अब देखो, अगर ये अच्छे से टाइट जुड़ी है, इसलिए तो आई जस्ट पिंच इट, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस अपनी जगह पे जाकर सेल्स चले जा रहे हैं, है ना। अगर जंक्शन से जुड़ी नहीं होती तो ये लाइक आई पिंच इट और मेरे हाथ में टिश्यू आ जाता। ठीक है। आउटर मोस्ट स्केल लाइक फ्लैट सेल्स। देखो, आउटर मोस्ट जो है इस पे स्केल लाइक फ्लैट सेल्स, चपटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत मज़ेदार है। हम मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं इसका, कुछ इसका स्पेशल कैरेक्टर्स हमको देखने मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आउटर मोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम केराटिन है। आपने सुना होगा, अपने एडवर्टाइज में सुना होगा केराटिन। तो केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है आउटर लेयर पे, जिसके बेसिस पे दो टाइप होते हैं हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के। ठीक है, एक को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरे को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। किसके बेसिस पे? जल्दी बोलो। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन, इसके बेसिस पे दो टाइप है। एक टाइप क्या है? केराटिनाइज्ड, दूसरा टाइप क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड। इफ यू वांट नोट्स you can comment and ask for notes. I will reply you and I will send you a link. Hope you get it. Let's start. The keratinized stratified squamous epithelium and non-keratinized
स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, केराटिनाइज्ड में क्या है, केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है ऊपर की लेयर में। कौन सी लेयर में, इसकी ऊपर की लेयर में। ठीक है, किसकी ऊपर की लेयर में, आओ चलो देखते हैं। देखो, इफ केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट, अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, लेट्स सी, ठीक है, सेल्स बिकम नॉन, अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो सेल्स है ना नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाते। अब नॉन न्यूक्लिएटेड के साथ साथ वो सेल्स डेड हो जाते। कैसे हो जाते, डेड। अब वो जिंदा नहीं रहे, मर चुके हैं। ओके, आउटर लेयर, और इसलिए इसको हॉर्नी लेयर, मैंने पीछे बताया ना, मैं हॉर्नी के बारे में आगे बताऊंगी। तो हॉर्नी लेयर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसके सेल्स है वो मर चुके हैं। जैसे कि हमारे बाल में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। हाँ, बाल को पिंच करोगे कुछ फील होगा नहीं, क्योंकि मर चुका है। नेल्स के इस इधर टच करोगे नहीं, कुछ नहीं। हम इसको नेल्स को इसलिए तो कट कर पाते हैं ना, क्योंकि वी कांट फील इट, है ना, क्योंकि इसके अंदर केराटिन प्रोटीन मौजूद है। इस वजह से इसके जो सेल्स है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है और डेड सेल्स है। ओके, अगर आपको कोई पूछे हॉर्नी लेयर किसमें प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में हॉर्नी लेयर प्रेजेंट है, आउटर लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एपिडर्मिस, हमारी स्किन देखो, हमारी स्किन जो है ना, ये किससे बनी है, जल्दी से बोलो, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। और इसकी ऊपर की लेयर कैसी है, डेड है। और क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। कैसा है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और इसलिए हम देखते हैं ना, ऊपर की स्किन स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिखता है, इरेग्युलर दिख रहा है आपको इधर, आपको लाइक, हाँ अब दिख रहा है, ये थोड़ा सा इरेग्युलर सा ऐसा लग रहा है ना, स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है ना। तो ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। स्किन बनाता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन की ऊपर, हमारे स्किन की ऊपर की लेयर बनी है, किससे बनी है, बोलो मेरे साथ, एक और बार बोलो, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और हाँ, फिश देखिए, फिश के ऊपर जो नहीं स्केल्स प्रेजेंट होता है, हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ कभी पढ़ा होगा आपने, या कोई नॉन वेजिटेरियन ने खाया होगा, या कभी लैब्स में देखा होगा, उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती है ना, ऐसे ऐसे करके आपने पिक्चर में देखा होगा, आई होप सो। ऐसे फिर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर दिखता है हमें फिश के ऊपर। तो इसको हम, ये किससे बना है, अगर कोई आपको पूछे तो आप बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ऐसे ही स्नैक के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, स्नैक के ऊपर होता है। ठीक है, जहाँ गाय भैंस बैल बकरी गधा घोड़े के सींग होते हैं क्या, आई डोंट नो। तो इनके ऊपर मुझे कमेंट करके बताना, घोड़े के सींग होते हैं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, हॉर्न का मतलब होता है सींग किससे बने हैं सींग, बोलो जल्दी से बोलो, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नेल्स, हमारे जो नेल्स है ये भी इससे बने। फीदर किससे बना है, फीदर भी इससे बना है। फीदर का मतलब बच्चों को पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो पंखुड़ी। हम देखते हैं ना, इसकी पंख की एक छोटी सी पंखुड़ी जो होती है, ये पूरे पंख किससे बने, अपने बर्ड्स की जो पंख है उसको हम बोलते हैं फीदर्स। तो फीदर्स किससे बने होते हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट करो जल्दी से, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की ओर। अगर ये केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब इसमें क्या था, प्रोटीन प्रेजेंट था तो सेल नॉन न्यूक्लिएटेड था। अब यहाँ केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है तो सेल कैसा है, न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, यहाँ सेल मर चुका था, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है तो सेल्स कैसे हो जाएगा, लीविंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब हमारा जो लाइनिंग है, अब जल्दी से काम करो, जल्दी से टंग लो और अपने ना
अंदर है ना, अंदर टंग को घुमाओ अपने बक्कल एरिया में, बक्कल कैविटी में, हाँ कुछ चिकनी चिकनी सी लेयर फील हो रही है, वो लेयर बनी है नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, कभी नहीं भूलना। इसलिए वो लेयर लिविंग है, इसलिए जब है ना एक्सपेरिमेंट होता है ना, कॉलेजेस के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, क्लास में 9th में 10th में 11th में 12th में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक स्कैपुला लेते हैं, एक चम्मच जैसा होता है, उससे अपन है ना चिक सेल निकालते हैं, और चिक सेल निकाल कर है ना अंडर माइक्रोस्कोप उसको देखते हैं, तो इरेग्युलर वो सब दिखता है ना, दिखता है ना। तो वही होता है अपना स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। अब जल्दी से यहाँ देखो, बक्कल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी बोलो या बक्कल कैविटी बोलो, मैमल्स में अपन भी आते हैं ना, अपनी बोलो या फिर आप गाय भैंस को भी बोल सकते हो। हाँ तो देखो, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है या ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, चलिए से मेरे साथ एक बार रिपीट, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वेरी गुड। नेक्स्ट, इनर लाइनिंग ऑफ चिक, हाँ यार चिक अभी तो देखो, अब चिक्स में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, चिक की लाइनिंग में प्रेजेंट है, अंदर की लाइनिंग में, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट प्लेट। अब अपनी टंग लो और टंग को है ना अपने ऊपर ऊपर ऐसे फील करो, हाँ देखो अब फील हो रहा, एक हार्ट प्लेट सी, एक प्लेट है, ऐसा लग रहा है ऊपर, ऐसा लग रहा है अरे हमारे मुंह में एक आसमान है, वो जो आसमान है वो बना है, किससे बना है, जल्दी से रिपीट करो एक बार, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वो आसमान को हम बोलते हैं हार्ट प्लेट। टॉन्सिल्स, कभी ना कभी मुंह खोल के डॉक्टर को दिखाया होगा जिंदगी में, कभी ना कभी वो बेल अपने मुंह खोल के मिरर में देखी होगी आपने, ओपन योर माउथ एंड लुक, आपको एक बेल सी नजर आएगी, उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल। उसमें भी क्या प्रेजेंट है, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आई होप आपको लर्न हो गया। हमारे लिप्स में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर आप रात में वैसलीन, लिप बाम जो भी लगा रहे हो, अगर मम्मी पूछे क्या कर रहे हो तो बोलना कि मैं लिप बाम या वैसलीन लगा रहा हूँ अपनी नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पर। ओके, फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब यहाँ से ही सांस की हवा जाती है यहाँ पर, और यहाँ से ही खाना जाता है ईसोफेगस में। तो ये जो पैसेज है जिसके बीच में कोई दीवार नहीं बनी है, वो वाले एरिया को हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स भी किससे बना है, क्या प्रेजेंट है इसमें, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वेरी गुड। लाइनिंग ऑफ वजाइना, वजाइना की लाइनिंग में भी प्रेजेंट है। कॉर्निया ऑफ आइज, आँखों की जो सफ़ेदी देखते हैं आप, जो सफ़ेद आँख को देखते हैं, तो बीच में तो अपना लेंस वेंस लगाते होंगे, तो उस टाइम पे तो एटलीस्ट देखा होगा दूसरे, अच्छा चलो सामने वाले की आँख देखी होगी, किसी पर्सन की आँख ज़िंदगी में मतलब हर कोई देखता है। आँखों का जो सफ़ेद एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो वो जो कॉर्निया है वो बना है नॉन कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटिफाइड कुबर्डल एपिथेलियम। बहुत अच्छे से कवर हो गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यों गाइस। हाँ अब आगे सुनो, देखो हम है ना इस चैनल में पूरी नीट की सीरीज कवर करने वाले, हर चैप्टर डिटेल में, उसका हर टॉपिक डिटेल में, वन शॉट MCQ PYQ ऐसा कर देंगे जूलॉजी को कि मक्खन लगेगी। मगर इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और वो हेल्प क्या है, आप भी तो बताओ आपको क्या क्या चाहिए, आप भी तो बताओ आपको क्या क्या किस टाइम पे चाहिए, कब लाइव लेक्चर चाहिए, क्या कैसे चाहिए। आप अपना भी तो रूटीन शेयर करो मेरे साथ, तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी चीज़ चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मगर एक हेल्प लगेगी, आपको बताना होगा, आपका फ्री हो, आपको बताना होगा लाइव लेक्चर का सही टाइम मुझे क्या रखना चाहिए, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताओ लाइव लेक्चर में किस टाइम लूँ। ओके, अब जल्दी से हम स्ट्रैटिफाइड कुबर्डल एपिथेलियम लेते हैं। ठीक है, देखो इनर मोस्ट लेयर कुबर्डल, जो इसकी सबसे अंदर की लेयर है ना, ये सबसे अंदर की लेयर वो है ना क्यूब लाइक सेल से बनी ली है। तो हमने देखा था ना कुबर्डल एपिथेलियम सिंपल में भी कि क्यूब लाइक सेल्स किसके थे, कुबर्डल के थे। ठीक है, मिडल लेयर पॉलीगोनल से, ये जो बीच की लेयर है ना ये किससे बनी है, पॉलीगोनल सेल से बनी है, बहुत सारे साइड होते हैं सेल के। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, हाँ जो सबसे बाहर की लेयर है ये क्यूब लाइक है, कैसी है, क्यूब की तरह है।
जैसे कि ये इनर की थी ना क्यूब लाइक, ऐसे ही सबसे बाहर की भी क्यूब की तरह है। ये न्यूक्लिएटेड है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये लिविंग है। ठीक है, पहले तो सबसे बाहर की को देख लो, क्योंकि सबसे बाहर की के ऊपर इसका नाम रखा गया है ना। आउटर मोस्ट लेयर के शेप सेल्स डिसाइड करेंगे, तो इसके सेल ने डिसाइड कर लिया आउटर मोस्ट के, इसको नाम दिया जाएगा स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। कुबोइडल सेल्स न्यूक्लिएटेड है, लिविंग है। ओके गाइस, नेक्स्ट सिक्रेटरी डक्ट। देखो, जो अपना पसीना जहाँ से निकलता है ना, उसको पसीने को सिक्रेट करने के लिए एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड में ना एक डक्ट प्रेजेंट होती है। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सामान बन रहा है और उस फैक्ट्री से सामान एक ट्रक के थ्रू बाहर आ रहा है ना, ट्रक में भरकर बाहर आ रहा है। ऐसे ही एक पाइप होता है ना, तो वो पाइप में से है ना बनी हुई चीज़ बाहर आती है। तो ये अंदर तो इन लोगों ने बना लिया, पसीना बना लिया, स्वेट बना लिया। अब ये एक डक्ट से स्वेट बाहर आएगा, एक सिक्रेटरी डक्ट। जो डक्ट है ना, उसका नाम है सिक्रेटरी डक्ट। इससे क्या बाहर आएगा? पसीना बाहर आएगा। इसके अंदर प्रेजेंट है स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। समझ गए? अब देखो, अब सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस बोलते ना चेहरे पे, क्योंकि यार सेबेशियस ऑयल ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से मेरे को पिंपल्स आ रहे। तो हमारे चेहरे पे हमारे बहुत सी लाइक स्किन में प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर फेस में। अगर इसका सिक्रीशन बढ़ गया, एक लिमिट तक ये अच्छा है, मॉइस्चराइज रख रहा है स्किन को। अगर इसका सिक्रीशन बढ़ गया तो ये क्रिएट कर देता है पिंपल। तो इस ग्लैंड के बारे में देखेंगे। इस ग्लैंड के जो पार्ट है, ये जो मैं लाइनिंग बनाई है ना, इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम और मेमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड, मैमेलियन किस बेसिस पे बोला जाता है? फीडिंग कराते हैं ना वो, तो जो ब्रेस्ट होता है ना, उसके अंदर है ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब अल्वोलाई में पूरा प्रोडक्शन वो सब होगा। फिर एक डक्ट के, ये छोटी छोटी डक्ट है, ये दिख रही है, ये छोटी सी डक्ट है, ये छोटी सी डक्ट है, ये छोटी सी डक्ट, ये सब सारा मिल्क यहाँ आकर एक बड़ी सी डक्ट से गुजरेगा। तो इस डक्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लार्ज डक्ट। और वो लार्ज डक्ट बनी किससे? जल्दी से बोलो। वो लार्ज डक्ट में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। दैट्स इट, डन, वेल डन। मेरे साथ रिपीट करो, रिपीट करोगे, कान भी चालू रहेगा, नोट्स बनाओ, हाथ भी चालू रखो और रिपीट करोगे, मुंह भी चालू रहेगा। तीनों चीज़ें ऑन रहेगी, एक्टिव रहेगा ब्रेन, और आपको अच्छे से समझने आ जाएगा। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो सब आराम से दिमाग में बैठेगा, टेंशन नहीं बैठेगा दिमाग पे कि यार ये क्या आता है, वो क्या आता है। एक बार अपने ब्रेन को मुंह से बोलकर सिग्नल तो दो। अब चलो बोलते हैं साथ में। हाँ, स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, और प्रेजेंट है सेबेशियस ग्लैंड, और प्रेजेंट है मेमरी ग्लैंड। बस दैट्स इट। और प्रेजेंट है पैनक्रीज में। अब क्या होता है इधर, यहाँ से ये एसिनी सेल होते हैं कुछ, हम आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो है ना, यहाँ प्रोडक्ट बन गया। अब ये सब छोटू से अपना बना हुआ प्रोडक्ट लाइक यहाँ ले आते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये छोटू से अपना बना हुआ प्रोडक्ट है ना, बाहर एक बड़ी सी डक्ट में भेजते हैं। तो ये जो डक्ट है ना, ये जो डक्ट लेके जा रही है इसको बाहर, ये डक्ट में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। किसमें प्रेजेंट है? लार्ज डक्ट ऑफ पैनक्रीज। आपको समझ गया? समझ गया। अब हमारे जो सलाइवा सिक्रीट होते हैं, लिंगुअल टंग के नीचे होता है, पैराटॉइड होता है, ऊपर होता है ना, जितने भी सलाइवरी लाइक ग्लैंड है, उसके अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है। वो डक्ट जो होती है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। उस डक्ट के थ्रू चीज़ें बाहर आ रही है, जो भी बना है, हार्मोन बना है, एंजाइम बना है, एसिड बना है, जो भी बना है। तो डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा की ग्लैंड की डक्ट में प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जल्दी से एक बार रिपीट। स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम क्या है। ये यही है, हमने देखा था जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम उसकी आउटर लेयर थी वो स्क्वैमस सेल से बनी थी, जो कुबर्डल था उसकी लेयर कुबर्डल सेल से बनी थी। जो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार है उसकी लेयर किससे बनी हुई होगी, कॉलमनार सेल से बनी हुई होगी। तो ये इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पिलर शेप के सेल से बनी है। पिलर शेप के सेल्स किसके होते हैं, कॉलमनार के होते हैं। सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड सेल्स है इसके। बस नॉन न्यूक्लिएटेड और नॉन लिविंग सेल हमेशा याद रखना कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया, अब है ना अगर इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, आइए थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम। अगर इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे सिलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर सीलिया एब्सेंट है तो हम इसको बोलेंगे नॉन सिलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कुबर्डल कॉलमनार एपिथेलियम। इसी के बेस पर, सीलिया के प्रेजेंट होने के बेस पर, सीलिया के एब्सेंट होने के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इसको क्या नाम दे और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। आ जाओ, अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो, जिसको सीलिया नहीं पता है मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए और उस लेक्चर को भी देखिए, ठीक है। लेक्चर्स देखोगे कनेक्ट कर पाओगे, साथ में एमसीक्यू सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, वन शॉट देखोगे, धीरे धीरे स्मूथली सिलेबस जाएगा, बर्डन नहीं आएगा। एनसीईआरटी भी रीड करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, बस आप चलते रहो साथ ही साथ। आओ चलो, सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। किस बेसिस पे जल्दी रिपीट करो, प्रेजेंस ऑफ सीलिया। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड है, सीलिया एब्सेंट है तो नॉन सीलिएटेड है। बाकी आगे का नाम पहले की तरह जोड़ दो। अब जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग उसका जो मुंह होता है उसके अंदर प्रेजेंट है ये, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट है फ्रॉग के बक्कोफेरेंजियल कैविटी, मुंह से लेके फेरिंग्स तक उसके सीलिया प्रेजेंट है। मुंह के अंदर उसके क्या प्रेजेंट है, सीलिया। बना देते हैं थोड़ा सा, अच्छा दिखेगा डायग्राम। हाँ, देख पा रहे हो, सीलिया प्रेजेंट है। डोंट लाफ यार, डोंट लाफ गाइस। हाँ हाँ, तो देखो और कहाँ प्रेजेंट है सीलिया। सीलिया प्रेजेंट है हमारे लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम के लैरिंग्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट है। आप सोचेंगे आप सीलिएटेड क्यों प्रेजेंट है यार इधर, मतलब ये क्या मसला क्या है, क्यों है यार, क्या प्रॉब्लम क्या है जो यहाँ प्रेजेंट है, या नीड क्या है इसकी। तो इसकी नीड क्या है बताए, हम है ना फॉर एग्जाम्पल हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हमने बात करने की वजह से वो जो खाना था, नहीं सॉरी वेट, सीलिया प्रेजेंट इन लैरिंग्स नॉट इन ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर हमारी वॉइस फॉर्म होती है ना, तो इसलिए सीलिया का प्रेजेंस रहना अच्छा वाइब्रेशन देता है और ये ज़रूरी है सीलिया प्रेजेंट होना, ठीक है। इसलिए सीलिया किधर प्रेजेंट है, लैरिंग्स में प्रेजेंट है। कौन सा सीलिया प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम कौन सा है, सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वेयर इट इज प्रेजेंट। सो गाइस इट इज प्रेजेंट एपिग्लोटिस में, ओके। एपिग्लोटिस क्या है, लैरिंग्स को तो आई होप किसी को पता हो, नहीं पता। लैरिंग्स देखो, जो लैरिंग्स है वो होता है वॉइस बॉक्स, हमारी जहाँ वॉइस क्रिएट होती है 7-8 हड्डियों से मिलकर लैरिंग्स बनता है, ओके। बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर का मुंह फेरिंग्स तक लेकर मुंह से लेकर फेरिंग्स तक बना है, ठीक है। बकोफेरेंजियल समझ गए, मुंह का अंदर को बोलते हैं, मुंह के अंदर के कैविटी को। हाँ, अब इधर देखो, एपिग्लोटिस क्या, एक ढक्कन है। अगर तुम सांस ले रहे हो ना तो ढक्कन है ना लग जाएगा तुम्हारे खाना खाने की नली पर। अगर तुम ये कर रहे हो हाँ, अगर तुम खाना खा रहे हो ना तो जब तुम सोलो कर रहे हो, खाना को नीचे उतार रहे हो गले से, तो ढक्कन लग जाएगा सांस की नली पर। एपिग्लोटिस एक ढक्कन है,
जो प्रेजेंट है बीच में, ये हो गया फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ये हो गया विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। अब इधर क्या होगा, तुम खाना खा रहे हो, ठीक है चलो सही है। अब तुमने खाना नीचे गले से नीचे उतार रहे हो तो ढक्कन लग जाएगा इस पर। क्यों लगेगा इस पर? क्योंकि ढक्कन बोलेगा कि बाबा ट्रैकिया के अंदर खाने नहीं पहुंचाना, खाना हमें पहुंचाना है खाने की नली में। तो ये ढक्कन लग जाएगा, किस पे लग जाएगा? ट्रैकिया पे लग जाएगा। अब इसी जगह पे तुम्हें सांस लेनी है ना? तो पेट में सांस नहीं डालनी है, सांस कहाँ पे डालनी है? सांस की नली में, ताकि वो लंग्स तक पहुंचे, है ना? तो फिर वो ढक्कन लग जाएगा खाने की नली पर। तो उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस, जो कि बना है, जल्दी से रिपीट करो साथ में, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है खत्म और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मेरी आशा है, आई फील, आई अज्यूम कि you have understood, you have understand all these concepts, and now you will be watch my next lecture and you will be wait for it. So नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर है अपना ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। पुराने लेक्चरों की भी लिंक्स डाल देती हूँ, डिटेल में पढ़ो। देखो डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना तो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, बिल्डिंग गिरेगी गिरेगी गिरेगी, गिर जाती है बिल्डिंग अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुराने लेक्चर देखो, और देखो तो ओरिजिनेट एपिथेलियम कहाँ से आया, देखो तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो तो किन बेसिस पे हमने एनिमल्स को यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया, जाकर देखो तो वीडियोस देखो, समझो, सीखो, लर्न करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इस लेक्चर को देखने के लिए। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, और साथ ही साथ मुझे अच्छे से टाइम बता दो कि किस टाइम पे लाइव लेक्चर लो। अगर मुझे कमेंट नहीं आता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग लाइव लेक्चर ले लूँगी, और अगर मुझे कमेंट आता है तो आपके अकॉर्डिंग लाइव लेक्चर होगा। आई प्रॉमिस टू यू। आपके कमेंट अब डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे आपको चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट अब ये फटाफट से पूरी अपनी जूलॉजी की सीरीज कंप्लीट करेंगे, वन शॉट बनाएंगे, एमसीक्यू साथ में सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, नीट में जूलॉजी मक्खन की तरह पढ़ेंगे, कलरफुल नोट्स मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट के अंदर लिंक दूंगी मेरे इंस्टाग्राम चैनल या फेसबुक अकाउंट, सॉरी इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट की, जिसमें से कि आप मेरे सारे के सारे नोट्स आराम से ले सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या बेहतर है कि आप उसको लिखे, उसको समझे, लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सो अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट करना, और जल्दी से पढ़ो, आगे बढ़ो। आई एम वेटिंग कि आप कब आगे बढ़े और कमेंट करके बोले कि आपसे जूलॉजी पढ़ी और मेरा सिलेक्शन हो गया। I am waiting for that day. Okay, thank you for watching my this lecture, and please subscribe to my channel.